एसिड बोलोगे तो पानी ऐड करने से या फिर एक्वस मीडियम में जो H+ देगा उसको आप एसिड बोलोगे। और मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए थे, जैसे कि मैंने HCl दिया, जब आपने पानी ऐड किया था उसने क्या दिया, H+ दिया, HCl- दिया, तो H+ दिया ना बच्चा, तो H+ दिया तो इसलिए एसिड बोलेंगे इसको। H2SO4 मैंने बोला ये 2 H+ देगा तो 2H+ प्लस SO4 2-, 2 H+ दिया इसलिए मैंने इसको एसिड बोला। जब H3PO4 लिया इसने 3 H+ दिया, साथ में फॉस्फेट आयन दिया, तो 3 H+ दिया इसलिए मैंने इसको एसिड बोला। जब मैंने HNO3 लिया, ये डिसोसिएट कैसे किया था, H+ दिया साथ में नाइट्रेट आयन दिया, तो H+ दिया इसलिए मैंने इसको एसिड बोला था। जब एसिटिक एसिड CH3COOH लिया तो उसने CH3COO- प्लस H+ दिया, H+ दिया इसलिए मैंने इसको एसिड बोला। कहां पे, एक्वस मीडियम पे। फिर मैंने ऑक्सालिक एसिड लिया H2C2O4, ये पानी के ऐड करने से 2 H+ दिया, साथ में ऑक्सालेट आयन दिया, तो इसलिए मैंने इसको एसिड बोला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने सब एग्जांपल दिया था जिनमें पानी ऐड करने से कंपाउंड H+ देगा या फिर H+ फर्निश करेगा। फर्निश मतलब देना, केमिस्ट्री में फर्निश बोलते हैं, या फिर एक इजी लिटरेचर लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, गिव H+, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कोई आपको लिटरेचर नहीं पूछेगा, सब आपको आंसर पूछेंगे। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा इक्विवेलेंट मास का, ना सर आपने बोला था इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही फॉर्मूला होता है, क्या ना सर, इक्विवेलेंट मास को तो कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों जब हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड लिया था, एसिड के लिए मोलार मास मतलब उसका मोलार मास, मोलार मास का मतलब क्या होता है, अगर एसिड है तो मॉलिक्यूल है तो मोलार मास की जगह मॉलिक्यूलर मास लेंगे। अच्छा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है एसिड के लिए, ना सर मैंने बोला था वैलेंसी फैक्टर हियर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, मतलब पानी ऐड करने से वो कितना H+ आयन देता है। इसको क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, मतलब पानी ऐड करने से वो कितना H+ देता है। और मैंने इसको एक नाम भी दिया था बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। बच्चों ये ना हमेशा याद रखना। तो जैसे कि मैंने सपोज HCl का बोला, HCl का इक्विवेलेंट मास क्या होगा ना सर, आपने बोला था HCl का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू HCl का मॉलिक्यूलर मास H, ये Cl, इसको 1 पकड़ो, इसको 35.5 ऐड करने से क्या होगा ना सर 36.5 बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। जब पानी ऐड करेंगे तो ये कितना H+ देता है ना सर, 1 H+ एंड Cl, कितना H+, 1 H+। तो अगर 1 H+ देगा तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, 1 ही होगा, तो हमने 1 डिवाइड किया तो आंसर क्या होगा 36.5। जब मैंने H2SO4 लिया ना सर, आपने बोला इसका मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना ना सर, लास्ट क्लास में आपने बताया था 2 हाइड्रोजन है इसलिए 8, मॉलिक्यूलर मास 2, सल्फर एक एटम है तो 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम का 60, तो 4 का 64, तो मिला के आपका कितना हो गया, अच्छा देखिए 98 हो गया बाय इसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। और बेसिसिटी कैसे निकालेंगे ना सर, देखिए आपने लास्ट क्लास में बता दिया था कि पानी जब ऐड करेंगे ना तो ये ऐसे डिसोसिएट करता है, 2 H+ देता है साथ में सल्फेट आयन देता है, तो 2 H+ देगा तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ कितने, 2, या फिर बेसिसिटी कितना 2, तो यहाँ पे कितना डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा 49। वेरी गुड आदित्य बेटा, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि आपके इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड से आएंगे। जितना आपको पढ़ाया था, जितना बोला था, इसके बाहर से कभी नहीं आएगा बच्चों, प्लस 2 लेवल में तो 100%। तो मैंने जितना पढ़ाया था उसको अच्छे से देख लो, उस एसिड को धीरे धीरे जब आप लोग पढ़ोगे, फ्यूचर जाओगे, धीरे धीरे आगे चलोगे, ये सब और आपको आसान होने लगेगा, क्योंकि डेली टू डेली लाइफ में आप इसको यूज करोगे। डेली टू डेली लाइफ मतलब आपके घर की लाइफ में नहीं,
आपकी केमिस्ट्री के डेली टू डेली लाइफ में आप इसको बार बार यूज करोगे तो आपको ये सिंपल लगने लगेगा। अभी बहुत सारे आपको प्रॉब्लम ये केस हुआ वो कुछ नहीं, अब आपको बहुत 2-3 महीने के अंदर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, अब टेंशन मत। बस मैंने बोला जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चों जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं आपके लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ये तो देखो सबके लिए सही है, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना उनका माइंड थोड़ा भी डेवलप कर गया होगा तो वो आपसे इसको ही ज्यादा अच्छे से पकड़ रहे होंगे, आपको नया नया लग रहा होगा, तो इसलिए मैं आपके लिए रिवीजन क्लास करूंगा और साथ में जब एडमिशन ले लोगे तो शुरू से फिर से स्टार्ट होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस आपकी साइकोलॉजी को मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगा फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे। इतना धीरे नहीं, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे कि खत्म करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करना है, बट बच्चों स्टार्ट तो करेंगे, तो इसका मतलब क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर भी फॉर योर साइकोलॉजिकल एडवांटेज मैं आपको अलग टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास करके आपको रिवीजन करके इनके साथ बराबर लेके आऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके कोई कोई इसमें कोई मतलब एहसान की बात नहीं, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की भी बात नहीं क्योंकि फिर से पढ़ाएंगे, फिर भी फॉर योर साइकोलॉजिकल एडवांटेज मैं ये करूंगा आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है वो तो बाद की बात है, अब का जो बात है ना उसमें आप फोकस करो। तो एसिड हमने किसको बोला, जो पानी वाले करने से H+ देगा, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे एसिड का, ना सर सिंपल सी बात है, जब सर आपने बोला कि एसिड का इक्विवेलेंट मास तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, जिसको आपने बेसिसिटी बोला। अगर एक H+ आयन रिप्लेस करेगा उसको मोनोबेसिक बोलते हैं, 2 H+ आयन रिप्लेस करेगा उसको डाइबेसिक बोलते हैं, 3 H+ आयन रिप्लेस करेगा या फिर 3 H+ आयन फर्निश करेगा या फिर देगा तो उसको ट्राइबेसिक बोलते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। आया बच्चों, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आया था बच्चों ओयूटी का, इसको सॉल्व कर लो, देखते हैं आप समझ में आया कि नहीं आया। तो लास्ट क्लास में तो ये पूरा बता दिया था आपको, डिटेल में बता दिया था, अब फिर से वो नहीं जाएंगे, अब बेस पे चलेंगे, बट बेस के जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आया था जिसको सॉल्व कर लो। मॉलिक्यूलर मास of a dibasic acid is 90. Objective question. Molecular mass of a dibasic acid is 90. Calculate its equivalent mass. जल्दी से बच्चों, molecular mass of a dibasic acid is 90. Calculate its equivalent mass. मैग्निफिसेंट। अनामिका क्या आंसर क्या बेटा, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, ऐसे ही आपको आंसर देना, यही फंडामेंटल चाहिए मुझे, ऐसे ही आंसर चाहिए मुझे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आंसर चाहिए। अरे बच्चों डाइबेसिक का मतलब क्या होता है ना सर, अभी तो बोला आपने, डाइबेसिक का मतलब बेसिसिटी आपका 2 और एसिड है मतलब बेसिसिटी 2 का मतलब क्या, ये 2H+ देगा, तो आपका इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा ना सर, इसका मॉलिक्यूलर मास एसिड का कितना दिया है 90 दे दिया, बाय इसका बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब डाइबेसिक मतलब क्या, बेसिसिटी 2, मैंने क्या बोला, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, अभी क्या वेरी गुड अविनाश वेरी, अरे बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, तो मोनोबेसिक मतलब 1H+, डाइबेसिक मतलब 2H+ रिलीज करेगा पानी ऐड करने से, ट्राइबेसिक मतलब 3H+ रिलीज करेगा, तो यहाँ पे मैंने डाइबेसिक लिखा, तो मतलब इसका बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी 2 का मतलब क्या, ये पानी ऐड करने से 2H+ रिलीज करेगा, मैंने बोला ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन को उसका बेसिसिटी बोलते हैं। अलीना वेरी गुड बेटा, तो जब आपने पानी ऐड किया तो इसने कितने H+ रिलीज किया ना सर, ये 2 किया होगा क्योंकि आपने डाइबेसिक लिखा, मतलब इसका बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 1 मोनोबेसिक, बेसिसिटी 2 डाइबेसिक, बेसिसिटी 3 ट्राइबेसिक, तो बेसिसिटी डाइबेसिक मतलब बेसिसिटी 2 मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ 2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी कितना 2, तो आंसर कितना 55, कितना बेहतरीन आंसर दिया बेटा आप लोगों ने,
वेरी गुड। तो क्वेश्चन है, देखा देखा ना बच्चों, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इस क्लास में भी अभी 36 स्टूडेंट्स, देखो बच्चों कितने कम स्टूडेंट ने आंसर दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट की माइंड पे वो खेल जाते हैं। स्टूडेंट की माइंड पे सब कुछ आपके सामने होगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूँ, अभी अभी बोला कि बच्चों अगर आपको एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा तो बेसिसिटी 1, तो उसको मोनोबेसिक बोलेंगे। तो मोनोबेसिक का मतलब बेसिसिटी 1, डाइबेसिक का मतलब बेसिसिटी 2, ट्राइबेसिक का मतलब बेसिसिटी 3। बेसिसिटी 3 का मतलब क्या? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इज 3। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आप कैसे निकालते हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय इट्स बेसिसिटी और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन को ही बेसिसिटी बोलते हैं। मैंने डाइबेसिक बोल दिया तो बेसिसिटी 2 है, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आपका 2 है, तो आपका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, दैट इज 90/2 इक्वल टू 45। कितना सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये तो था आपका फंडामेंटल। अच्छा बच्चों, कल एक्सेप्शनल में कुछ बताया था, जो एक्सेप्शनल केस बताया वो आपको आपके फ्यूचर के लिए मैंने बताया बच्चों। अगर आप चाहो तो फ्यूचर में वो कंसेप्ट यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर जैसे दिखेगा आपको वही होगा। जैसे कि मैंने बोला H3PO3, आपको यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 3H प्लस जाएगा, तो आपने क्या किया, 3H प्लस ले लिया और साथ में PO3 का 3 माइनस कर दिया। बट बच्चों ये गलत है, क्यों? क्योंकि ऐसा नाम का कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कोई चीज है ही नहीं, तो मतलब गलत बोल रहे हो आप लोग। तो इसका मतलब इसका आंसर कैसे होगा ना, फ्रॉम स्ट्रक्चर। सभी का जो आंसर होता है ना वो स्ट्रक्चर से होता है, इक्विवेलेंट मास का। आप नए हो इसलिए आपको उतना प्रोग्रेशन नहीं दे रहे, तो स्ट्रक्चर कैसे मैंने बताया था, मैंने कुछ फंडामेंटल बताया कि मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बनाता है और सल्फर आपका 6 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस आपका 5 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाता है। मतलब ये इतने बॉन्ड से वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको ज्यादा बॉन्ड की जरूरत नहीं है, तो मैक्सिमम ये इतना ही बॉन्ड बनाएंगे तो ये संतुष्ट, उनको इनका कोवैलेंसी बोलते हैं। मतलब इतना बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो बच्चों एटलीस्ट इतना तो याद कर सकते हो, कितना याद नहीं कर सकते, छोटी सी बात है। और ऊपर से हम इसके ऊपर आंसर कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने बोला था यहाँ पे देखो सेंटर में कौन है? हमेशा याद रखो, जो कोई भी मॉलिक्यूल में फास्फोरस सल्फर, तो आंख बंद करके उनको सेंटर एटम लो, मतलब सेंटर में पहले इसको रखो। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 5000 बार बोल रहे हैं, अभी फिर से बोलेंगे। तो 5 बॉन्ड मतलब देखो 2। सर ये तो डबल बॉन्ड आपने क्यों दे दिया? ये सर हाँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है बट इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। याद रखना बेटा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा बट इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे कोई भी बोलेगा कि सर नाइट्रोजन तो 2,5 है, तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका कोवैलेंसी तो 3 होगा। नहीं बेटा, इसका कोवैलेंसी 4 होगा। क्योंकि कैसे बताएंगे आपको, अभी छोड़ दो ना सब, अभी इतना याद तो कर लो, कांसेप्ट तो आपको दे रहे हैं। तो बच्चों फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बोला सर आपने क्या किया? मैंने बोला था जब भी फास्फोरस और ऑक्सीजन कंपाउंड होंगे ना, पहले आंख बंद करके फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, और फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, 2 तो इधर हो गया, बाकी 3 बॉन्ड है, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। तो सर एक ऑक्सीजन तो चला गया, फिर बाकी कितने ऑक्सीजन है? 2। तो एक को इधर एक को इधर, सर 2 खत्म हो गए, तो सर 3 ऑक्सीजन खत्म हो गए। सर यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब देखो 3 हाइड्रोजन है तो एक को इधर लगा दो। हाँ जी सर। सर बाकी और 2 है, कहाँ लगाएंगे? एक को इधर एक को इधर। देखो बच्चों, जो जो मैंने बोला क्या क्या इसके कोई भी रूल मैंने डाइवर्ट किया नहीं। फास्फोरस 5 बॉन्ड, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। देखो 2 बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड।
और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन एक बॉन्ड। तो मैंने कुछ भी डाइवर्ट नहीं किया। और इस स्ट्रक्चर से आप कैसे बोल सकते हो कि ये पानी ऐड करने से कितना H+ देगा ना सर, आपने बोला था वही हाइड्रोजन निकलता है आज H+, जो हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, ये याद रखना कौन, केमिस्ट्री फॉर फन, फन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यही होते हैं 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा। सब तो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे ज्यादा, ये 4 3.5 अराउंड 3। तो बच्चों इनका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो देखो वही हाइड्रोजन निकलेगा तो इन तीनों में से किसी के साथ अटैच होगा। तो बोलो हाइड्रोजन किसी कौन से ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, ऑक्सीजन। इसलिए आपको बुक में लिखा है वही हाइड्रोजन निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, जो कि पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने ओर खींच लेगा। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया, तो अब हाइड्रोजन आराम से निकल गया। कैसे ना सर, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो देता है वो होता है काटायन, देने से होता है प्लस। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन निकला H+। जरूर सुनाते नहीं है, फुल साउंड है, हाइड्रोजन निकला H+। तो कितना H+ निकला बच्चों, ये तो अरे हाँ जी, समझ में आया बच्चों। तो कितना H+ निकला, 2 H+। यही तो है फंडामेंटल, इसी को एक्सेप्शनल केस बोला था मैंने। कितना सिंपल है देखो, फास्फोरस 5 बॉन्ड। अभी फिर से पढ़ाएंगे सॉल्ट के बारे में, तब आपको ये एप्लीकेशन फिर से आएगा, आप मजा आएगा बच्चों। अभी आपको सब आ जाएगा, क्योंकि लिमिटेड है, प्लस 2 में लिमिटेड है। फास्फोरस के ही कंपाउंड आते हैं मैक्सिमम, सल्फर के, फास्फोरस के, दैट्स ऑल। तो फास्फोरस में 5 बॉन्ड बनाना है, आंख बंद करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है। फिर 5 बॉन्ड में जितने ऑक्सीजन है उनको भरते जाओ, खत्म हो गया ऑक्सीजन, बाकी जो है उसको भरो। फिर देखो कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, जितना होगा उतना उसका बेसिसिटी होगा, मतलब उतना H+ निकलेगा। तो देखो यहाँ से H+ निकला, यहाँ से H+ निकला, तो कितने H+ निकले सर, 2 H+ निकले। तो बेसिसिटी क्या होगा, 2 होगा। तो आपने क्या लिखा था 3, तो इसका आंसर क्या है, गलत है। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, सर इसका मोलिकुलर मास बाय 2। आपने क्या बोला था, मोलिकुलर मास बाय 3। तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्शनल बोला था। इसको नाम क्या था, फास्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका बच्चों, फास्फोरस एसिड। आपके बुक में ना फास्फोनिक एसिड भी लिखता है, फास्फोनिक NiC चलेगा, एक ही बात है, बट आप ये याद रखो फास्फोरस एसिड। और मैंने और भी एक्सेप्शनल बताया था, जब Sp2। अब तो आपको कोई डर नहीं होगा बच्चों, इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये नाम पे मत जाओ, नाम तो पढ़ेंगे बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली में पूरा पढ़ेंगे, वो नाइट्रोजन फैमिली पूरा पढ़ेंगे, नाम से क्या जाते हो, टेंशन मत लो नाम का, ये आप समर के स्टूडेंट साफ पढ़ेंगे। अब कंसेप्ट देखो, सेंटर में क्या लिखा मैंने, जब भी आपका फास्फोरस कोई भी कंपाउंड में होगा, आंख बंद करके उसको सेंटर में लिखो, और ऑक्सीजन होगा तो आंख बंद करके डबल बॉन्ड O दो। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड लिखो। सर 2 ऑक्सीजन है, एक तो चला गया, बाकी कितना है सर, 2 है, बाकी एक है, देखो 2 है ना, एक है, 2 हो गया। सर बाकी में यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, सिर्फ हाइड्रोजन बाकी है, कितने 3, तो 1 2 तो इधर हो गए सर। तीसरा कहाँ पे, बाउंड, इधर देने के लिए यू आर बाउंड, क्योंकि यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि ऑप्शन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे फिर से नहीं दे सकते क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन में दे सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया। तो मैंने क्या बोला, जितना OH बॉन्ड होगा उतना H+ निकलेगा। कितना OH बॉन्ड है, एक ही OH बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो हाइड्रोजन निकल गया H+। तो इसका मतलब ये हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड कितना H+ दे रहा है, एक ही H+ दे रहा है। तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, ना सर मोलिकुलर मास बाय 1 होगा।
ये दोनों बच्चों आपके एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल। और बच्चों बिलीव मी, इसके बाहर से आज तक क्वेश्चन आया नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि सर आप तो बोल रहे हो इसके बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि आप समर के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि कंसेप्ट आपका थोड़ा लैक करेगा, क्योंकि आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम नहीं तो आपको सब कुछ नहीं बता सकते। बट मजा आ रहा है ना बच्चों, अरे क्या क्या सीख रहे हो, तो मजा आना चाहिए, क्योंकि 2 महीने में सब एडजस्ट हो जाएगा। 2 महीने में ये तो आपने बोला था सर, ये है कंसेप्ट सिंपल है, तो मतलब सर आपने ये बोला था याद करने के लिए, सर ये तो हो गया, मतलब आपको नॉलेज भी हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप जीडीएस बन जाओगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको याद कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपको अकड़ रहा होगा, हाँ सर ये, सर हाँ ये, क्योंकि क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन है 26। हाँ जी, उसी ऑक्सीजन फैमिली जो कि सेकंड ईयर में पढ़ोगे, उसी ऑक्सीजन फैमिली का सेकंड मेंबर है सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते बच्चों, बस ये आउटसाइड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे, 1s 2s 2p 3s 3p, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे थर्ड चैप्टर में। अब एक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं, मतलब इसके आउटपुट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटपुट में 6 इलेक्ट्रॉन। बट सर आपने बोला सल्फर सल्फर अपना 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। देखो सल्फर अपना आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो सबको शेयर कर सकता है, इसलिए वो 6 बॉन्ड बनाएगा। देखो आपने लिखा 6 बॉन्ड, बट ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बट आपने बोला कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सर ऐसा क्यों? यही सब बात आप पढ़ोगे केमिकल में फोर्थ चैप्टर में। इसलिए बच्चों जो कुछ कुछ चीज है ना, उसको अभी से इग्नोर करो, बस आपको याद रखो, 4-5 चीज याद रखो, खत्म हो जाएगा ना, फिर मजा आने वाला है बच्चों। क्या देखोगे आपका फ्यूचर में, हम तो ये सब पढ़ाएंगे ना, क्या मजा आएगा। अरे सर आपने तो वही बोला था, मैं फिर से याद करा दूंगा। देखो बच्चों मैंने ये लिखा था, यस और नो। आप बोलोगे यस सर, जब हम छोटे छोटे थे, हम बच्चे थे, आपने हमने ये बोला था आपने। अब सर हम बड़े हो गए, 3 महीने में बड़े हो गए, देखिए सर आप क्या क्या बोल रहे हो, हम आराम से समझ रहे हैं कंसेप्ट। ये बता नहीं सकते अभी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, तो कुछ कुछ चीज को ना मगअप करना पड़ेगा। समर के स्टूडेंट्स को कुछ कुछ चीज को आपको मगअप करना पड़ेगा, मतलब अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे मैंने जो जो बोल दिया उसको अज्यूम कर, कॉमन सेंस। ओके चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे कुछ कंसेप्ट और फंडामेंटल। और बच्चों कल की जो एग्जाम है केमिस्ट्री का, कल की जो केमिस्ट्री का एग्जाम है, अगर मैं वहां पे यही सब क्वेश्चन मैंने डाला, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो मैंने डाला, एक क्वेश्चन डाला, या फिर इक्विवेलेंट मास, जैसे बोला ना मेटल ऑक्साइड में इतने % ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड में इतने % ऑक्सीजन है, तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, पढ़ाया था ना बच्चों कल। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे कुछ लॉक हो गया, एक सेकंड। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, टॉपिक बोल रहा हूँ बेटा, आदित्य बेटा बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला था कि इक्विवेलेंट मास पे छोटा छोटा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास हाँ, तो इक्विवेलेंट मास के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंट मास के ऊपर क्या, जैसे कि मैं बोलूंगा सपोज आयरन ऑक्साइड, उसमें आयरन का इक्विवेलेंट मास क्या है, कि मैं बोलूंगा मेटल ऑक्साइड में इतने % ऑक्सीजन है, तो उसका इक्विवेलेंट मास जो जो मैंने कराया क्लास में उसी के ऊपर वहां से एक भी क्वेश्चन। ओके, फिर मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन डालूंगा। जो 3 स्टेप है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ओके इसके ऊपर क्वेश्चन भी डालूंगा। ओके, जो 3 स्टेप बताया था, ओके वो क्वेश्चन था, देख लेना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने जेईई का भी 2 क्वेश्चन डाला। और बच्चों आपको ना कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज मैं बोलूंगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओके ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया, बस कांसेप्ट बता रहा है, मैंने पढ़ा दिया, फिर भी आपको थोड़ा रिवाइज कर। सपोज नाइट्रोजन है ऑक्सीजन,
इसका मास रेशियो है 1:4। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:4 है। तो मैं पूछ रहा हूं इनका मॉलिक्यूल का रेशियो क्या है? मास रेशियो 1:4। तो मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था आपको ना सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, या फिर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हो, आयंस, आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, फिर नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल से एटम। बट यहाँ पे तो एटम नहीं चाहिए, बस वो मॉलिक्यूल का रेशियो पूछ रहा है। तो सपोज आप इसको W पकड़ोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन को W पकड़ोगे, तो मास ऑफ आपका मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा ना सर? मास ऑफ ऑक्सीजन होगा 4W, ये N2 है, O होगा N2। तो मास ऑफ आपने मास ऑफ नाइट्रोजन को W पकड़ा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 4W। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा या फिर एटम पूछेगा, पहले नंबर ऑफ मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम, थर्ड स्टेप में एटम। बट यहाँ पे एटम तो नहीं चाहिए, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछ रहा है। तो मास दिया हुआ है, तो मास से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है सर? W लिया आपने वेट, और इसका मॉलिक्यूलर मास है 28। वैसे इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा ना सर? वेट लिया आपने 4W, और इसका मॉलिक्यूलर मास है 32। तो सर ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल से फिर क्या निकलेंगे ना? इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला था, एक मोल नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल? एवोगाड्रोस नंबर। तो इतने मोल नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल ना सर? मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे नाइट्रोजन के? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे ना सर? ना सर देखिए, ये नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे ना? मल्टीप्लाई कर दो, सर W/28 एवोगाड्रो नंबर। वैसे ही बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे ना सर? एक मोल ऑक्सीजन में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना सर? एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर, तो इतने मोल में कितने नंबर? कितने ना सर? 4W/32 मैंने। अब देखो इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, इसका भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। तो पूछ रहे हैं इन दोनों का रेशियो क्या होगा? मतलब इनको डिवाइड कर दो, खत्म। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इन दोनों को डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा। जैसे कि मैं डिवाइड करूंगा तो W/28 into Na by 4W/32 into Na। तो Na कैंसिल, W/23 into 32/4W, W कैंसिल, 4 8 ये 7, तो 8:7। जो भी आंसर आएगा, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, जो भी आंसर आएगा अब उसको लिखो, जो भी पूछेगा। मतलब एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन मैंने डाला, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स देगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें वो हमने बताया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यही फंडामेंटल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे बताया, देखो कैसे लिखा हमने, कैसे लिखा देखो, नाइट्रोजन W/28 तो देखो W/28 कहीं तो लिखा ना बच्चों, W/28 Na into 32/4W Na। हाँ सही है, देखो W 448, तो जो भी होगा आंसर, देखो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो गया W, तो W into Na/28 into 32/4W Na। Na कैंसिल, W कैंसिल, तो आपका देखो 4 8, तो 8/20, तो ये क्या होगा 2:7। जो भी होगा, ये गलत लिखा है, जो भी आप आंसर निकालो, जो भी आपका आंसर होगा 2:7। ऐसे ही बच्चों आप निकालोगे, बच्चों देगा कुछ।
तो जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे को तो उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैंने तो आपको बोला ना, उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। जो भी मैंने बोला, मैंने आपको जैसे सिखाया कि नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा ना, तो आप पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा या फिर एटम पूछेगा तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालो, फिर मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो फंडामेंटल मैंने पूछा, का क्वेश्चन है, मैंने कितना बेहतर। तो इसी एग्जाम में आएंगे बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल का क्वेश्चंस आएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं है, आराम से पढ़ना है, आराम से। इक्विवेलेंट मास अभी तक एसिड में जहां तक पढ़ाया थोड़ा ओवरलुक कर लो एसिड को, और जो इक्विवेलेंट मास थोड़ा जो पढ़ा है पहले, जैसे आयरन ऑक्साइड में आयरन का, या फिर एक मेटल ऑक्साइड होता है, उसमें इतने परसेंट ऑक्सीजन होते हैं, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा। ये सब जो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वही सब आएंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो सब क्वेश्चन जितना भी पढ़ाया सब कुछ ओवरलुक कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड अप कैसे करते हैं उसको थोड़ा देख लो, राउंड अप 2 मिनट देख लो। ओके, ऐसे ही सब क्वेश्चन। मोल कांसेप्ट में ऐसे ही इतना है, जिससे बाइनरी रिलेशन होता है। नंबर ऑफ मोल दिया तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, गैस कितने मास में कितने मोल, ग्राम एटम में कितने एटम्स होते हैं, या फिर ग्राम एटम में कितने मोल होते हैं, ये सब नॉर्मल बाइनरी रिलेशन। जो बाइनरी रिलेशन जो बताया था ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन में कुछ 2-3 क्वेश्चन आए हैं, बाकी सब इजी है, कुछ नहीं बच्चों। और थोड़ा लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उनका थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इनका डेफिनेशन पढ़ लो बच्चों। डेफिनेशन, क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं डालेंगे, आप बच्चे हो भी न्यूमेरिकल नहीं डालेंगे, डेफिनेशन देख लो। मतलब वो पूछ सकता है कि ये कौन सा लॉ का डेफिनेशन, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो किसका है। तो बच्चों यही सब फंडामेंटल क्वेश्चन आपको, जैसे कि कल के लिए एक टिपिकल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने बोल दिया, जो कि आपको थोड़ा ज्यादा नजर में रख के आना है। ओके चलो, तो बच्चों ये तो थे सिंपल फंडामेंटल। अब चलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड खत्म हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंट मास का एक ही फार्मूला है, मोलार मास बाय वैलेंसी फैक्टर। जब आपने एसिड लिया, इस वैलेंसी फैक्टर की जगह आपने क्या डाल दिया ना सर, बेसिसिटी डाल दिया, या फिर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एक्स आयन डाल दिया। अब देखते हैं बेस में क्या करोगे ना, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा फंडामेंटल। अब जो पढ़ेंगे बच्चों वो होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस। तो बच्चों जैसे मैंने बोला, एसिड किसको बोलते हैं, जो पानी ऐड करने से H+ देगा। वैसे ही सर बेस किसको बोलते हैं ना सर, जो पानी के प्रेजेंस में OH- देता है। जो नॉर्मली OH- देता है उसको बेस बोलेंगे। एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा ब्लैक रहेगा। हाँ, जो H+ देगा उसको एसिड बोलेंगे, जो OH- देगा उसको बेस बोलेंगे। यही होता है फंडामेंटल। तो सर स्टार्ट करेंगे सर, बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखते हो। सपोज मैंने बोला बेस किसको बोलते हैं सर, बेस आर कंपाउंड्स which give OH- in water। पानी के प्रेजेंस में OH- देंगे। सर एग्जांपल दे सकते हैं, हाँ जब आप aqueous मीडियम रखोगे या फिर पानी ऐड करोगे, ये कैसे डिसोसिएट करेंगे ना सर, ये देंगे Na+ और साथ में OH-, एक Na+ एक OH-, क्योंकि सोडियम में हमेशा +1 चार्ज होता है। मैंने 1000 बार बोल चुका हूं, पढ़ के आओ। सोडियम हमेशा मोनोवैलेंट कैटायन, मैग्नीशियम कैल्शियम डाइवैलेंट कैटायन, एल्यूमिनियम हमेशा ट्राइवैलेंट कैटायन। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस ऑक्टेट पे जाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 28 पे जाना चाहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा मतलब मैंने क्या बोला, दिया मतलब प्लस, लिया मतलब माइनस।
तो ये दिया कितना दिया, एक दिया, तो इसलिए एक प्लस, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको दे देगा ना, तो ये 2 मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो कॉन्फ़िगरेशन उसको मिलेगा। इसलिए खुशी-खुशी एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसमें +1 चार्ज होता है। तो अगर सोडियम में +1, तो ऑब्वियसली OH में कितना होगा, -1, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो मतलब ये NaOH में पानी ऐड करने से कितना OH माइनस दिया, 1। सपोज मैं लिखूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब आप पानी ऐड करोगे तो कैल्शियम का चार्ज कितना होता है, नसरेट हमेशा डाइवेलेंट होता है, कैल्शियम हमेशा डाइवेलेंट। और साथ में देखो कितना OH माइनस है, देखो 2 OH, तो 2 OH मतलब OH माइनस, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है। यहाँ पे अगर +2 होगा और OH के ऊपर तो हमेशा माइनस होता है। आप पढ़ो, आपका नोट पढ़ो, मोनोवैलेंट आनायन में मैंने OH लिखा, OH हमेशा माइनस होता है, इसको हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो एक में माइनस, तो 2 में 2 माइनस और ये 2 प्लस, मिलके मॉलिक्यूल न्यूट्रल। और कैल्शियम में 2 प्लस अपने क्यों दिया, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2H2। तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको छोड़ देगा तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो खुशी-खुशी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 प्लस। कॉमन बोल रहे हैं, ये ज्यादा नहीं बोल रहे, ज्यादा तो पढ़ोगे फ्यूचर में, बस आपको जितना आपको पता है 9th 10th में उस हिसाब से बोलो। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। तो आपने बोला सर देखिए ना, पानी ऐड करने से कैल्शियम तो हमेशा 2 प्लस होता है, पर कितने OH देगा, सर 2 OH, तो 2 OH माइनस। जैसे मैंने बोला AlOH3, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी आपको तो पता है, वो हमेशा ट्राइवेलेंट होता है, ये हमेशा ट्राइवेलेंट का टाइम फॉर्मेशन करता है। तो आपका ये कितने OH है, 3 OH है। OH के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज ही होता है -1। तो कितना हाइड्रोक्साइड होगा, 3, ऑब्वियसली। देखो सर 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 ही होगा। करेक्ट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, सर देखिए ना, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे 3 to -1 है, तो 3 माइनस है, ये 3 प्लस, ये 3 माइनस। हाँ सर, अब सर हो गया नेट 0, मतलब मॉलिक्यूल न्यूट्रल। और एल्यूमिनियम का आपने 3 प्लस ही क्यों लिखा, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 283। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इनको छोड़ेगा। मैंने क्या बोलेगा, छोड़ेगा तो प्लस, कितना छोड़ा इसने, 3 छोड़ा, छोड़ के क्या बना, ऑक्टेट बनाया, अपने आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट बना दिया। तो खुशी-खुशी 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसलिए 3 प्लस, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपके फंडामेंटल। तो यहाँ पे 3 प्लस मतलब यहाँ पे 3 OH माइनस। और मैंने आपको बताया भी था ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है +3, OH का होता है -1। मैंने बोला 1000 बार बोला कि मेरे प्यारे बच्चों जाके मगअप करो, एल्यूमिनियम +3, OH है -1, सल्फेट इज -2, फॉस्फेट इज -3, बाइसल्फेट -1, बाइकार्बोनेट -1, कार्बोनेट -2, मगअप करो। तो देखो हाइड्रोक्साइड है -1, एल्यूमिनियम है +3। जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, मैंने क्या बताया था, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अगर ये इधर आ गया तो एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे 1, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। अब देखो ये इधर आ गया तो OH के नीचे लिखेंगे 3, कंफ्यूज हो रहा है इसलिए ब्रैकेट दे दिया, हो गया NO3। मैंने 1000 बार सिखाया, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, आप ही मान नहीं रहे, क्या कर सकते। मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, बच्चों प्लीज जाके इसको देखो, नोट भी दे दिया आपको, सेंड कर दिया, कब से, 1 महीने से सेंड करके रखा हूं, तभी भी आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं क्या कर सकता हूं, जितना हो सके मैं अपने से बता रहा हूं। OH का हमेशा -1 होगा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, -1, इट इज ए मोनोवैलेंट आनायन। जैसे बोला सल्फेट का SO4 2-, डाइवैलेंट आनायन, फॉस्फेट का PO4 3-, ट्राइवैलेंट आनायन, बाइकार्बोनेट का HCO3-, मोनोवैलेंट आनायन, कार्बोनेट CO3 2-, डाइवैलेंट आनायन। मैंने मगअप करने के लिए बोला। वैसे देखो हाइड्रोक्साइड क्या है, मोनोवैलेंट आनायन, OH-, एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो AlOH3 होगा। तो ऑब्वियसली आयन वैसे ही फर्निश करेंगे। देखो AH3+ हो गया है,
प्लस यहाँ पे कितने OH आपने लिखा 3 लिखा, तो 3 OH लिखो और OH के ऊपर चार्ज क्या होगा -1। सपोज आपको याद नहीं किससे -1, सपोज OH के ऊपर -1 होता है, आपको याद नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि LOH3 का इक्विवेलेंट मास बताइए, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो आपने क्या बोला सर ये तो 3 प्लस है, प्लस यहाँ पे 3 OH है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर -1 ही चार्ज होगा, क्योंकि 3 प्लस है 3 माइनस होगा तभी तो नेट चार्ज 0 होगा, तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। तो अपने आंख बंद करके 3 OH माइनस लिख दिया, सिंपल सी बात है, कितना सिंपल है देखो। फिर देखो बच्चों सपोज मैंने NH4 OH लिखा, जब इसमें पानी ऐड करेंगे कि कैसे डिसोसिएट करता है, अब देखो मोनोवैलेंट कटायन में आपका अमोनियम आयन मैंने लिखा, कहां पे आप देखो अपना कॉपी NH4 प्लस और कितना OH माइनस, OH माइनस। तो ऐसे ही बच्चों आपका क्वेश्चन आता है। तो चलो सर ये सब आपके बेस है, पर सर इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपका, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास बाई वैलेंसी फैक्टर। और इस बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा ना सर, बेस के लिए मोलार मास की जगह हम लोग लिखेंगे मोलार मास ऑब्वियसली बाई वैलेंसी फैक्टर, मतलब कितना OH माइनस देता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस या फिर नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड या फिर नंबर ऑफ OH माइनस गिवन, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन। कितना OH माइनस दिया इसने? एक OH माइनस, इसने 2, इसने 3, इसने 1। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ a base is equal to equivalent mass of base is equal to molecular mass of base by number of OH minus furnished या फिर number of OH minus given। और बच्चों याद रखना इस नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड को और एक नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिटी। जैसे नंबर ऑफ H प्लस को बोलते हैं बेसिसिटी, ऐसे ही नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड को बोलते हैं एसिडिटी। तो फिर अब आराम से इसका करेंगे, करो। तो पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकालो, क्या होगा NaOH का ना सर मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ना सर, देखिए सर सोडियम का एटॉमिक मास आपने 23 बोला था, ऑक्सीजन का आपने 16 बोला था, हाइड्रोजन को आपने 8 बोला था, सर ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो सर मॉलिक्यूलर मास इसका 40 है, मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड। सर ये कितना OH माइनस फर्निश किया? अब देखो जब ये एक्वस मीडियम में इसने एक ही OH माइनस फर्निश किया, तो यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे 1, तो आंसर क्या होगा 40। एनी डाउट? मतलब इसका एसिडिटी क्या है 1, जितना OH माइनस देता है वही इसका एसिडिटी है, तो इसने एक ही OH माइनस दिया है तो इसका एसिडिटी क्या होगा 1, सिंपल सी बात। एनी डाउट? चलो अब दूसरे चलिए इसका इक्विवेलेंट मास निकालो। अच्छा सर इसका पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होगा निकालो, क्योंकि इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या है आपने बोला है सर, ये है इक्विवेलेंट मास का फार्मूला, किसके लिए बेस के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ OH माइनस या फिर मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, एक ही बात है। सर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ना, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो CaOH2, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन के एटम 32 प्लस हाइड्रोजन का बॉन्ड, दो हाइड्रोजन के एटम, तो ऐड करेंगे ना कैसे हो गया 74। हां जी सर, तो 74 इसका नंबर ऑफ OH माइनस कितना फर्निश किया ना सर, देखिए 2 OH माइनस फर्निश किया, तो यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे 2, इसी को बोलते हैं इसका एसिडिटी। तो इसका एसिडिटी क्या है ना सर 2, तो 74/2 इज इक्वल टू 37। वेरी गुड अनामिका, अंशुमान वेरी गुड, तो 37 हो गया। फिर इसका निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे सर, सेम फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जैसे एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितना H प्लस देता है, वैसे बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितना OH माइनस देता है। तो कितना OH माइनस देता है वो LOH3 सर, देखा आपने 3 OH माइनस देता है, तो इसका एसिडिटी क्या होगा 3, और इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकालेंगे, तो LOH3 का कैसे निकालेंगे सर, एल्यूमीनियम का एटॉमिक मास 27 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, मतलब 18 का 16 is 3 48 तो 3, तो कितना हो गया देखो 48 plus 3 51, 58 into 2, 48 plus 3 कितना 51, फिर 51 plus 7 58 to 78, तो 78 बाई, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस कितना फर्निश किया,
तो 78/3 इक्वल टू 26। इतना सिंपल सा आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फिर मैंने बोला NH4OH का, इसका क्या इक्विवेलेंट मास होगा ना सर? इसका आपका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ना सर? मॉलिक्यूलर मास आपका 100% NH4OH का कितना ना NH4OH का कैसे निकालेंगे ना सर? नाइट्रोजन का 14 पर 8 into 4 4, ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन 1। तो ऐड कर देंगे तो कितना होगा ना सर? देखिए 18 और 19 C19 625 10 है। तो सर देखिए, तो देखिए इसका साथ जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 35। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 बार। इसका वैलेंसी फैक्टर मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस या फिर बेसिसिटी क्या होगा नंबर 1। देखिए एक ही OH माइनस छोड़ा इसमें, तो आंसर क्या होगा 35/1 इक्वल टू 35। तो इसका आंसर 14, इसका इक्विवेलेंट मास 37, इसका 26, इसका 35। एनी डाउट मेरे प्यारे बच्चों? कितना सिंपल है, कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये डाउट रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। डाउट को शुरू से उखाड़ के फेंक देंगे। कितना सिंपल है। एसिड मैंने किसको बोला जो H प्लस देता है, गैस मैंने किसको बोला जो OH प्लस देता है। सिलेबस फॉर केमिस्ट्री बेटा देखिए मैंने बोला ना, सिलेबस में आपको मोल कंसेप्ट लिख लो, मोल कंसेप्ट, और मैं आपको उसका स्पेशल क्या क्या देखना है वो भी बता रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा देखो, नंबर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा फंडामेंटल देख लो, और बाइनरी मतलब लेवल 0 का जो क्वेश्चन किया था, एक दिया होगा दूसरा पूछेगा। ओके सामने पूछूंगा दो वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा ग्राम। तो मैंने क्या बोला था, मास और मॉलिक्यूल का रिलेशन आपको लिखना है कि 6.023 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल में आपका मास कितना होता है, कितना होता है ना वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना 18 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल में कितना, दो मॉलिक्यूल का मास कितना। ये मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन वो थोड़ा देख लेना, एटम्स इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो देख लेना, और इक्विवेलेंट मास थोड़ा देख लेना। इक्विवेलेंट मास अभी चल रहा है उसमें भी इजी क्वेश्चन डाला, जैसे मैं बोला ना मेटल ऑक्साइड में इतने % ऑक्सीजन है तो उसका मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। या फिर मैंने कोई एसिड जो पढ़ाया उसमें से कोई एक एसिड बोल दिया उसका इक्विवेलेंट मास पूछ दिया, कोई एसिड बोल दिया उसका इक्विवेलेंट मास पूछ दिया, ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन। ओके और फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा राउंड अप देख। मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन डाला कि आप भूलो ना, सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड अप थोड़ा देख लेना। ओके और कुछ नहीं, बस इतना ही है। और थोड़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो आपके जो लॉ जो मैंने बुलाया, लॉ जो आपको थ्योरेटिकल लॉ बोला उनको थोड़ा देख लो। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उसको थोड़ा देख लो। ओके डेफिनाइट प्रोपोर्शन उसको थोड़ा देख लो। लॉ न्यूमेरिकल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल आप फिर से कराएंगे, फिर से न्यूमेरिकल छोटे-छोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, वो देखने की जरूरत नहीं। बस वो लॉ देख लो, लॉ में क्या-क्या है। ओके बस उसको थोड़ा ऐसे ही बस देख के आओ, ओवरऑल थोड़ा ओवरऑल आपका हो गया ऐसा। बस आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होगा ना वो और भी बेहतरीन एग्जाम होगा। अभी तो आप नॉर्मल सा एग्जाम है, थोड़ा फंडामेंटल है, 2-3 जेई के क्वेश्चन पे मैंने डाला है, बट फिर भी आपको मेरे प्यारे बच्चों और इसके बाद जो एग्जाम होगा और अच्छा एग्जाम होगा। ओके और उतना ज्यादा मतलब बड़ा एग्जाम होगा। अभी मैं फिर से आपका 15 मार्क्स का एग्जाम किया हूं, बट इसके बाद वाला जो एग्जाम होगा वो थोड़ा ज्यादा और हाई लेवल के एग्जाम करेंगे। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे आपके सिंपल से कुछ फंडामेंटल। तो अब जो पढ़ेंगे ना बच्चों इक्विवेलेंट मास एसिड और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के बाद अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो सर पहले तो बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट पढ़ाने से पहले जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 70% क्वेश्चन सॉल्ट से ही आते हैं। तो बच्चों सॉल्ट क्योंकि एसिड बेस ना कोई भी बोल देगा, अभी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, 2-3 महीने बाद ये आपको इजी लगने लगेगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा एसिड बोलते किसको है, बेस बोलते किसको है। जब आप लोग एक नया चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, आपके सिलेबस में है बच्चों। तब आपको एसिड बेस के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये पूरा छोटा लगेगा, ये तो सिंपल सी साहब ने बोला, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं जानता हूं। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, सॉल्ट, जो कि अभी पढ़ाने वाले। अभी तो बच्चों मुझे लगता है टाइम हो गया है, टाइम दिखा रहा है, टाइम हो रहा है।
टाइम हो गया बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप प्लीज अच्छे से ये देख के दोनों आ जाओ एसिड बेस। फिर मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्ट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सबको अलग अलग करके मजे करके पढ़ेंगे। नो प्रेशर, हमें प्रेशर नहीं लेना है, आराम से पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कल के एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, रात भर मेहनत करो, अभी से स्टार्ट करो पढ़ाई, रात भर मेहनत करो। सुबह मुझे 15 से 15 मार्क चाहिए। मैं देखूंगा जब रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड में मुझे चाहिए आउट ऑफ 37 38 स्टूडेंट्स, मुझे एटलीस्ट 20 स्टूडेंट का 15 मार्क्स चाहिए। कितना मेहनत चाहिए सोचो, कितना मेहनत चाहिए। आपको बाइनरी क्वेश्चन थोड़ा देखना होगा, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ ओनली राउंड ऑफ थोड़ा देखना होगा, इक्विवेलेंट मास थोड़ा देखना पड़ेगा, एसिड तक। तो बच्चों कितने से, और जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनका जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, बस ओवरलुक। तो इतने सारे कुछ करना है, स्पेशली मोल कांसेप्ट का न्यूमेरिकल, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। वॉल्यूम का इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, सबका पूरा प्रैक्टिस करके रेडी होके